Hello everyone, welcome back to my channel Pedagogy Station, a one-stop solution to all your pedagogy problems. So students, this is our 12th class of 10,000 plus most important pedagogy question series और इससे पहले कि हमारी जितने भी क्लासेस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां पर जाकर उनको देख सकते हैं। अपने बारे में बता दूं, आई एम श्रुति एंड यू कैन रीड मोर अबाउट मी फ्रॉम दिस स्लाइड। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आपका कोई भी डाउट या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 221। बिकॉज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 220 तक वीडियोज़ 1 to 11 में कवर कर लिए हैं, उन वीडियोस को आप देख सकते हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 221 से। सो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन इज, इवन चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज वेरी ग्रेटली इन अपीयरेंस, एबिलिटीज, टेम्परामेंट, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड अदर थिंग्स। कि क्वेश्चन कह रहा है कि भले ही बच्चे जो है वो सेम ही एज के हों, लेकिन फिर भी उनमें कहीं ना कहीं डिफरेंसेस पाए जाते हैं, चाहे हम उनकी अपीयरेंस को लेकर करें या एबिलिटीज़ को लेकर करें या उनके इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड या टेम्परामेंट, किसी भी चीज़ को लेकर देखें तो बच्चों में जो है वो इंडिविजुअली डिफरेंसेस पाए जाते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्कूल इन दिस रिगार्ड? तो ऐसे जो बच्चों में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, बेशक से वो सेम एज के हों, उसके बावजूद भी जो उनमें डिफरेंसेस होते हैं, ऐसे सिचुएशंस में स्कूल्स का क्या रोल होता है? स्टूडेंट से सीटेट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए, इंश्योर दैट ईच चाइल्ड गेट्स अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप एज पर हर पोटेंशियल। कि जो भी बच्चे हैं वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही जो है डेवलप करें। स्कूल का ये रोल होता है कि बच्चे जो हैं अपने पोटेंशियल या जो भी उनके अंदर खूबियाँ हैं या जो भी उनकी तादाद है डेवलप होने की, उसके अकॉर्डिंग ही वो डेवलप करें। बी इज़ ले डाउन नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ असेसमेंट फॉर चिल्ड्रन। कि सभी बच्चों के लिए एक जैसे असेसमेंट के मेथड्स या स्टैंडर्ड मेथड्स असेसमेंट के वो उनको फिक्स कर दे कि हर एक बच्चे को सेम ही वे से असेस किया जाएगा। या सी, इंश्योर दैट द टीचर यूजेस स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन एंड टेक्स्ट बुक्स। कि जो टीचर है वो टेक्स्ट बुक या जो भी इंस्ट्रक्शन के जो मेथड्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म को यूज़ करिए, कि यानी कि वो जो बोल रही है तो लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा लाइक प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ कर रही है, या जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस टाइप की हैं, जिससे कि क्या होता है कि कुछ बच्चे तो उसको समझ पाते हैं लेकिन कुछ बच्चों को वो बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। तो इस तरह से बच्चों को पढ़ाना। या फिर डी, इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन डेवलप इन द सेम मैनर। और ये इंश्योर करना कि सभी बच्चे जो हैं वो एक तरीके से ही डेवलप करें, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमारी जो साइकोलॉजी सीरीज़ है उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जब हमने पढ़ा था उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो बच्चे हैं वो अपने अपने रेट पर अपने अपने अकॉर्डिंग ही डेवलप करते हैं, हर बच्चा सेम तरीके से डेवलप नहीं करता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन कह रहा है कि स्कूल का ये रोल होता है कि सभी बच्चे एक तरीके से ही डेवलप करें, जो कि गलत है। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन से ही क्लियर है कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, that is ensure that each child gets opportunities to develop as per his or her potential। कि जो भी एक बच्चे में पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग ही एक बच्चा जो है वो डेवलप कर रहा है, और उसकी जो भी उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग ही अपना जो बच्चा है वो डेवलपमेंट को कर रहा है। तो हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो अपने हिसाब से ही डेवलप करें, यही हमारे स्कूल्स का मेन रोल होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर ए। Next is 222, that is Lord Curzon's University Commission gave priority to which stage of education? Students, इसमें पूछा गया है कि जो लॉर्ड कर्जन्स यूनिवर्सिटी कमीशन था उस कमीशन ने कौन से स्टेज ऑफ एजुकेशन को प्रायोरिटी दी थी, यानी कि कौन सी क्लासेस तक के जो लेवल होते हैं हमारे डिफरेंट जैसे प्री प्राइमरी, प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इस तरह से जो स्टेजेस हैं इनमें से कौन सी स्टेज को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी लॉर्ड कर्जन्स यूनिवर्सिटी कमीशन ने? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंड हायर सेकेंडरी, थर्ड एलिमेंट्री या फोर्थ सीनियर सेकेंडरी। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो लॉर्ड कर्जन थे उनके टाइम पे जो कमीशन बना था लॉर्ड कर्जन्स यूनिवर्सिटी कमीशन, उसमें जो प्राइमरी लेवल था एजुकेशन का उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी। सबसे ज़्यादा ये बोला गया था कि जो प्राइमरी सेक्शन है सबसे पहले उसमें डेवलपमेंट करो, ताकि बच्चे जो है बेसिक से ही अपनी नॉलेज को जो है अच्छे से गेन करना शुरू करें,
ताकि आगे आने वाले लेवल्स पे उसको प्रॉब्लम ना हो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज प्राइमरी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ टीचर इज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज और हर, कि जो एक टीचर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसके लिए होती है। स्टूडेंट्स, ये KVS 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कि एक प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है टीचर की, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फर्स्ट फैमिली, सेकेंड स्टूडेंट्स, थर्ड सोसाइटी या फोर्थ नेशन। सो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जो टीचर होती है उसका मेन मकसद होता है कि अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाना है, अपने स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट को और ज़्यादा अच्छे से कराना है, उनको ठीक पाथ दिखाना है, उनको सही रास्ता दिखाना है, जिससे कि वो अपनी डेवलपमेंट या अपनी नॉलेज को बहुत अच्छे से गेन कर पाएँ। तो टीचर का जो मेन मोटिव होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अपने स्टूडेंट्स के लिए होती है। अगर उसके स्टूडेंट्स अच्छे हो जाएंगे तो सोसाइटी डेफिनेटली डेवलप कर जाएगी, सोसाइटी डेवलप करेगी तो नेशन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है, और फैमिली तो फिर डेफिनेटली इम्प्रूव होगी ही अगर स्टूडेंट्स ही अच्छे हो जाएंगे तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर की अपने स्टूडेंट्स के प्रति होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडिया ऑफ नेबरहुड स्कूल्स वॉज गिवन बाय, कि जो नेबरहुड स्कूल्स का आइडिया था वो किसके द्वारा दिया गया था। स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो नेबरहुड स्कूल्स का आइडिया था वो एक्चुअली था क्या, कि लोकेशन फिक्स कर दी गई थी कि इतने किलोमीटर के दायरे में आपका एक प्राइमरी स्कूल होना ज़रूरी है, जिससे कि क्या होता था कि पहले जो टाइम होता था उस टाइम पे बच्चे बहुत दूर दूर तक स्कूल करने के लिए जाते थे, लेकिन जब नेबरहुड स्कूल का आइडिया लाया गया तो उसमें यही कहा गया था कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो फिक्स्ड किलोमीटर्स के दायरे में होंगे, फिर जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं वो इतने किलोमीटर के दायरे में होंगे, ताकि हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले पढ़ने के लिए। इसीलिए इसको नेबरहुड स्कूल माना गया था या कहा गया था, क्योंकि बेसिक इसके पीछे मोटो यही था कि नेबरहुड यानी अपने पड़ोस में ही बच्चों को स्कूल की फैसिलिटीज़ दे दी जाएं। तो स्टूडेंट्स, ये आपको बताना इन चारों ऑप्शंस में से कि कौन से कमीशन द्वारा ये दिया गया था। फर्स्ट, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, दैट इज़ 1948 to 49 में जो था। सेकेंड, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन विच वॉज इन 1952 to 53। थर्ड इज़ इंडियन एजुकेशन कमीशन, दैट वाज फ्रॉम 1964 to 1966। एंड फोर्थ इज़ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो नेबरहुड स्कूल का आइडिया था, इट वाज गिवन इन इंडियन एजुकेशन कमीशन, दैट इज़ ऑफ 1964 to 1966, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। इंडियन एजुकेशन कमीशन जो था, इसमें यही कहा गया था कि आपके नेबरहुड में ही आपको स्कूल्स की फैसिलिटीज़ दे दी जाएंगी, ताकि हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले स्कूलिंग की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 225। द लैंग्वेज फाउंड इन लिटरेचर इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूसेज ऑफ द लैंग्वेज, हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू। कि जो हमारी लिटरेचर की लैंग्वेज होती है वो हमारी ऑर्डिनरी यानी कि जो हम आम जिंदगी में लैंग्वेज यूज़ करते हैं उससे कहीं ना कहीं डिफरेंट होती है। तो हम इस आम ज़िंदगी में यूज़ करने वाली लैंग्वेज और लिटरेचर की लैंग्वेज के बीच में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में हम कैसे डिफरेंसेस पता कर सकते हैं। स्टूडेंट से DSSB 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ बाय स्टडिंग द फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन लिटरेचर, की लिटरेचर में जो भी लैंग्वेज की फॉर्म्स को यूज़ किया गया है उनको पढ़कर। सेकेंड, बाय एनालाइजिंग द वर्ड फॉर्मेशन एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर इन लिटरेचर, की जो लिटरेचर है उसमें जो वर्ड फॉर्मेशन है वो किस तरह से की गई है, या सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का, तो इस तरह से इन चीज़ों को एनालाइज करके। या फिर थर्ड, बाय स्टडिंग द सिनोनिम्स एंड सिमिली यूज्ड इन लिटरेचर एंड द लैंग्वेज यूज्ड ऑर्डिनरीली, कि जो हमारी लिटरेचर में जो हम सिनोनिम्स या एंटोनिम्स या जो सिमिली होती है इस तरह की जो लिटरेचर में किस तरह की यूज़ की जाती है, और आम जिंदगी में वो किस तरह की लैंग्वेज में हम कैसे सिनोनिम्स वगैरह को यूज़ करते हैं, तो इस तरह से इन सब चीज़ों को स्टडी करके। सो स्टूडेंट्स, आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो स्टूडेंट्स, हम देख पा रहे हैं कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट है, कि हर एक चीज़ को हम एनालाइज करेंगे जब दोनों की कंपैरिजन करके, लिटरेचर को भी और ऑर्डिनरी लैंग्वेज को भी, तभी हम समझ पाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सो स्टूडेंट्स, तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ 1, 2 and 3। Next is question number 226. Which type of learning mainly influences the personality of the child? कि एक बच्चे की जो पर्सनैलिटी होती है उसको कौन सी तरह की लर्निंग जो है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है।
यानी कि कौन सी टाइप ऑफ लर्निंग या किस तरह की लर्निंग का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है एक बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर। फर्स्ट, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, सेकेंड, इमिटेशन लर्निंग, थर्ड, इंसाइटफुल लर्निंग, या फोर्थ, इंस्ट्रक्शनल लर्निंग। सो स्टूडेंट्स, जो हमारी साइकोलॉजी की सीरीज़ हमने चलाई हुई है उसमें भी हमने पढ़ा था, जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर कर रहे थे, कि एक जो बच्चा है वो सबसे ज़्यादा इमिटेट करके सीखता है, यानी कि किसी दूसरे इंसानों को कॉपी करके वो सबसे ज़्यादा सीखता है। सो स्टूडेंट्स, हम देख पा रहे हैं कि चारों ऑप्शंस में से इमिटेशन लर्निंग है, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि एक बच्चा जो है वो कोई भी चीज़ को सीखता है तो वो दूसरे को इमिटेट या दूसरे को कॉपी करके सीखता है। तो एक बच्चे का, जैसा कि क्वेश्चन में भी पूछा गया कि किस चीज़, कौन सी लर्निंग का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, तो वो होता है हमारा इमिटेशन लर्निंग का, क्योंकि वो यही देखता है अपने स्टार्टिंग के ईयर्स में, दूसरों को देखता है, जो दूसरे लोग करते हैं उसी चीज़ को वो खुद भी करता है, उसी चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करता है, जो कि हमारा इमिटेशन लर्निंग में आता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ इमिटेशन लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What is not a major concern or the school on the development of child's language competence? कि वो कौन सा जो है, कौन सा एक इस तरह का कंसर्न नहीं है जो कि बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट पे प्रभाव डालता हो। कौन सा एक इन चारों में से एक रीज़न कह सकते हैं, हम उसको एक कारण कह सकते हैं, जो कि एक बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट पे असर ना करता हो। स्टूडेंट्स, ये KVS 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ इश्यूज़ रिलेटेड टू आर्टिकुलेशन एंड लिटरेसी। आर्टिकुलेशन स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, होता है कि जैसे हम कोई भी वर्ड को यूज़ करते हैं तो हमें उस वर्ड की एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, उसका बहुत अच्छे से, मतलब हमें उसके उस वर्ड के बारे में या किसी भी सेंटेंस के बारे में हर एक फीचर्स, एक सेंटेंस या वर्ड के हर एक फीचर की हमें नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल एक डिस्टिंक्ट वे में हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं या समझ रहे हैं, तो उस चीज़ को लेकर, या लिटरेसी जो हमारी साक्षरता है उसको लेकर जो इश्यूज़ होते हैं, क्या ये कंसर्न है किसी बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट के। सेकंड, इन्हेंसिंग वोकेबलरी क्वांटम, की एक बच्चे की जो वोकेबलरी है उसको बढ़ाना। थर्ड, एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज एंड क्रिएट, कि खुद ही में किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ करना है या किस तरह से लैंग्वेज को क्रिएट करना है, यानी कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूअस जो क्रिएट करी जाती है लैंग्वेज की, आप किसी से बात कर रहे हो तो अगला सेंटेंस आप क्या बोलोगे, या कोई आपसे कुछ पूछ रहा है तो उसके जवाब में आप क्या बोलोगे, इस तरह से जो है, इस तरह की एक बच्चे में एबिलिटी हो। या फोर्थ, टू थिंक एंड कम्युनिकेट विद अदर्स, कि किसी के साथ जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो किसी के सामने अपने व्यूज़ को रखने के लिए या जो भी हम बोलना चाहते हैं उसको बोलने से पहले हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ बन जाती है कि अब हमने क्या बोलना है। तो इस तरह से सोचने और कम्युनिकेट करने का जो प्रोसेस होता है वो। सो स्टूडेंट्स, हम देख पा रहे हैं कि चारों ऑप्शंस में से जो लिटरेसी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि लिटरेसी एक ऐसी चीज़ है जो कि बच्चे की डेवलपमेंट पे कोई मतलब अगर बच्चे की लैंग्वेज डेवलप हो रही है तो उसका लिटरेसी से कोई लेना देना नहीं होता, कि अगर कोई बच्चा ढंग से भाषा बोल पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो साक्षर है। अगर कोई बच्चे की लैंग्वेज अच्छी है, वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है किसी दूसरे इंसान के साथ, या उसकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो बच्चा है या वो जो इंसान है वो लिटरेट है या वो साक्षर है। साक्षर होना एक अलग चीज़ है और लैंग्वेज डेवलपमेंट होना एक अलग चीज़ है। तो साक्षरता कभी भी एक बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर असर नहीं कर सकती। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इश्यूज रिलेटेड टू आर्टिकुलेशन एंड लिटरेसी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। विच साइकोलॉजिस्ट गेव द कॉग्निटिव सोशल लर्निंग थ्योरी। जो कॉग्निटिव सोशल लर्निंग थ्योरी थी वो कौन से साइकोलॉजिस्ट द्वारा दी गई थी। फर्स्ट, G.F. स्किनर, सेकेंड, जीन पियाजे, थर्ड, वाइगोत्स्की, या फोर्थ, एल्बर्ट बेंड्यूरा। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि कॉग्निटिव सोशल लर्निंग थ्योरी जो थी वो बेंड्यूरा द्वारा दी गई थी, जिसमें कि उन्होंने यही कहा था कि एक जो बच्चा है वो दूसरे की जो एक्टिविटीज़ है उनको ऑब्जर्व करता है, उनको सीखता है और उन्हीं से ही अपनी जो है डेवलपमेंट करता है। यही सोशल लर्निंग थ्योरी बेंड्यूरा द्वारा दी गई थी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एल्बर्ट बेंड्यूरा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 229। वाई शुड स्टूडेंट्स प्ले गेम्स इन स्कूल। कि बच्चों को स्कूल में गेम्स क्यों खेलने चाहिए। स्टूडेंट्स, ये HTET 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है और ऑप्शंस देख लेते हैं। इट विल मेक देम फिजिकली स्ट्रॉन्ग, कि ये जो है बच्चों को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना देगा।
सेकेंड, इट विल मेक टीचर्स वर्क ईजी, कि ये जो है बच्चों को जो टीचर्स हैं उनका काम आसान कर देगा। थर्ड, इट विल बी हेल्पफुल इन पासिंग टाइम, कि बच्चों को गेम्स खिला लो तो टाइम अच्छे से फटाफट से पास हो जाएगा। या फोर्थ, इट विल डेवलप कोऑपरेशन एंड फिजिकल बैलेंस, कि ये बच्चों में जो है फिजिकल बैलेंस या कोऑपरेशन को डेवलप करता है। सो स्टूडेंट्स, हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट हो सकता है, कि ये जो गेम्स खिलाकर बच्चे जो है फिजिकली स्ट्रांग हो सकते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 जो है ये भी करेक्ट है, कि जब बच्चे गेम खेलते हैं तो उनके अंदर कोऑपरेशन की फीलिंग आती है, प्लस उनका जो फिजिकल बैलेंस है यानी कि फिजिकली वो डेवलप होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि हम फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन के 2 करेक्ट आंसर नहीं हो सकते। तो हम देख पा रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर 4 है इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 भी इंक्लूडेड है, कि इसमें लिखा है कि इट विल डेवलप कोऑपरेशन एंड फिजिकल बैलेंस, जो कि सिर्फ हमारे ऑप्शन 1 में सिर्फ फिजिकल बैलेंस फिजिकली स्ट्रांग लिखा है, लेकिन 4th वाले ऑप्शन में जो है फिजिकल बैलेंस भी है प्लस कोऑपरेशन भी है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ इट विल डेवलप कोऑपरेशन एंड फिजिकल बैलेंस। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से जैसे क्वेश्चन है जिसमें कि आपको 2 ऑप्शंस में डाउट हो रहा है, ऐसे में आप ये देखो कौन से ऑप्शन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल पा रही है, वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ऑप्शंस में से आप ये देख लो कि कौन से ऑप्शन को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, कि भाई 4th ऑप्शन में हमें 2 क्वालिटीज़ दिख रही है, तो कोऑपरेशन और फिजिकल बैलेंस दोनों दिख रहे हैं, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। Next is question number 230. Guilford has given the term convergent thinking as equivalent to. स्टूडेंट्स, गिलफर्ड एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जो है इंटेलिजेंस वगैरह को लेकर के अपनी थियरीज दी थी, जिन्होंने कन्वर्जेंट थिंकिंग वर्ड को यूज़ करा था। और उन्होंने कन्वर्जेंट थिंकिंग को किसके रूप में या किसके इक्विवेलेंट बोला था, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ इंटेलिजेंस, सेकंड क्रिएटिविटी, थर्ड इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, या फोर्थ नन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि गिलफर्ड ने जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग को इंटेलिजेंस के इक्विवेलेंट रखा था। उन्होंने इंटेलिजेंस को बोला था कि इंटेलिजेंस होती है एक बच्चे के अंदर जो कन्वर्जेंट थिंकिंग की प्रोसेस होती है, उसको हम इंटेलिजेंस से कंपेयर करते हैं, क्योंकि एक डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है जिसमें कि एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर एक बच्चा ढूंढता है। एक कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है कि जिसमें एक प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश एक बच्चा करता है। तो इसी को ही गिलफर्ड ने इंटेलिजेंस के रूप में कंपेयर किया था। सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इंटेलिजेंस, कि गिलफर्ड ने कन्वर्जेंट थिंकिंग को इंटेलिजेंस के इक्विवेलेंट रखा था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 231. किंडरगार्टन और केजी सिस्टम ऑफ एजुकेशन मीन्स गार्डन ऑफ स्मॉल किड्स, कि जो किंडरगार्टन सिस्टम है एजुकेशन का, इसका मतलब होता है छोटे बच्चों का बगीचा। हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ किंडरगार्टन, कि जो किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था। स्टूडेंट्स, ये PS टेट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट जॉन डीवी, सेकंड फ्रॉबल, थर्ड प्लाटो, या फोर्थ स्पेंसर। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत फेमस है कि जो किंडरगार्टन मेथड है वो फ्रॉबल द्वारा दिया गया है। और फ्रॉबल ने ही कहा था कि जो एक किंडरगार्टन होता है, किंडरगार्टन का मतलब होता है छोटे बच्चों का बगीचा, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आकर के पढ़ाई करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो किंडरगार्टन का कंसेप्ट था वो फ्रॉबल द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वोकैबुलरी ऑफ एन इन्फेंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर बिकम्स, कि एक जो इन्फेंट होता है, एक जो शिशु होता है, उसकी वोकैबुलरी सेकेंड ईयर का जब एंड होने को आता है उस टाइम पे उसकी वोकैबुलरी कितनी होती है। A 100 वर्ड्स, B 60 वर्ड्स, C 150 वर्ड्स, या फिर D 10 वर्ड्स। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि एक जब शिशु अपने 2 साल की उम्र को पूरा कर लेता है उस टाइम पर जो उसकी वोकैबुलरी है वो हमारी 150 वर्ड्स की हो जाती है, यानी कि 2 साल की उम्र तक एक बच्चा जो है वो 150 शब्दों के मतलब और या 150 शब्दों को जानता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज 150 वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम रेस्ट्स ऑन, कि जो क्रिएटिव या टैलेंटेड चिल्ड्रन होते हैं क्लासरूम में, उनके साथ उनकी जो ज़रूरतों के हिसाब से क्या करना चाहिए।
कि जो क्रिएटिव और टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनकी ज़रूरतों के हिसाब से किस तरह से उनके साथ डील किया जाना चाहिए एक क्लासरूम में। सो स्टूडेंट्स, इस सीटेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट, गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू देम, कि ऐसे बच्चों को ज़्यादा टाइम दिया जाना चाहिए। सेकंड, बीइंग अफेक्शनेट टुवर्ड्स देम, कि उनकी तरफ ज़्यादा प्यार दिखाना चाहिए। थर्ड, गिविंग देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग अदर चिल्ड्रन, कि ऐसे बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए कि तुम दूसरे बच्चों को पढ़ाओ। या फोर्थ, यूज़ ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स बाय द टीचर, कि ऐसे बच्चों के लिए कस्टमाइज्ड मेथड्स या हम कह सकते हैं कि स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, जिससे कि वो जो बच्चे हैं मतलब इस तरह के मेथड्स को यूज़ करना कि वो जो बच्चे हैं, जो क्रिएटिव या टैलेंटेड बच्चे हैं, वो भी उस चीज़ को अच्छे से कर पाएँ और जो दूसरे बच्चे हैं वो भी उसको अच्छे से कर पाएँ। कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्रिएटिव बच्चों के लिए होते हैं, कुछ होते हैं कि जो नॉर्मल बच्चों के लिए होते हैं। तो इस तरह के कस्टमाइज्ड होने चाहिए, यानी कि इस तरह के अपनी तरीके से एक टीचर के नए बनाए हुए मेथड होने चाहिए, जिससे कि पूरी क्लास के हर एक बच्चे को इक्वली ध्यान दिया जा सके। सो स्टूडेंट्स, इस तरह के जो मेथड है वो टीचर को यूज़ करने चाहिए अपनी क्लास में, जिससे कि ना क्रिएटिव बच्चों को ज़्यादा वो प्रेफरेंस मिल पाए और ना ही ऐसा लगे नॉर्मल बच्चों को कि हमें टीचर जो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। तो इस तरह के कस्टमाइज्ड मेथड्स को यूज़ करना। सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन से ही क्लियर है कि ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि यूज़ ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स बाय द टीचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज रिगार्डेड एज अ फोर्स विच मेक्स अ पर्सन डू एन एक्शन, कौन सी वो फोर्स है जो कि एक इंसान को कोई भी एक्शन करने पे मजबूर कर देती है। फर्स्ट, नीड, सेकंड, स्टिमुलाई, थर्ड, ड्राइव, या फोर्थ, नन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि कौन सी वो फोर्स है जो कि एक इंसान को कोई भी एक्शन करने पे मजबूर कर देती है। सो स्टूडेंट्स, ऐसी फोर्स को हम कहते हैं ड्राइव। ड्राइव एक ऐसी फोर्स है जो कि एक इंसान के अंदर से आती है और वो फोर्स जो है वो किसी भी इंसान से कोई भी काम कराती है। सो ऐसी फोर्स को हम कहते हैं ड्राइव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच टू लर्निंग, अकॉर्डिंग टू वीमर, द कंटेंट फैसिलिटेट स्टूडेंट्स टू डैश, कि एक जो लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच होती है लर्निंग की, उसमें वीमर के अकॉर्डिंग जो कंटेंट होता है वो स्टूडेंट्स को किस तरीके से फैसिलिटेट करता है, यानी कि किस तरीके से बच्चों को जो है फैसिलिटीज़ देता है। स्टूडेंट्स, DSSP 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, बिल्ड एन एप्रिसिएशन फॉर वैल्यू ऑफ कंटेंट, कि जो बच्चे हैं वो जो भी कंटेंट है या जो भी उनको पढ़ाया जा रहा है उसके लिए एप्रिसिएशन उन बच्चों में डेवलप हो, कि जो भी वो लोग पढ़ रहे हैं उसको वो लोग अच्छा माने, कि जो भी उनको कंटेंट मिल पा रहा है उस कंटेंट की वो लोग वैल्यू करें और उसको अप्रिशिएट करें। सेकेंड, प्रैक्टिस यूजिंग इंक्वायरी और वेज ऑफ थिंकिंग इन द डिसिप्लिन, कि वो जो है उस कंटेंट को पढ़ने के लिए इंक्वायरी मेथड या इस तरह से जो अलग अलग डिफरेंट वेज है सोचने के उनको यूज़ करें। थर्ड, डेवलप अ वे टू लर्न थ्रू कंटेंट एंड मेक मीनिंग आउट ऑफ कंटेंट, कि अपना जो है एक ऐसे तरीका बनाए जिससे कि वो कंटेंट में से पढ़ सकें और फिर कंटेंट का मतलब भी समझ सकें। सो स्टूडेंट्स, हम देख पा रहे हैं कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वॉज डेवलप्ड बाय, कि जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है, IQ जिसको हम बोलते हैं, उसमें हमारी मेंटल एज जो है उसको और जो हमारी क्यूमुलेटिव एज होती है उसको, इन दोनों को रख के उसका जो फॉर्मूला होता है IQ का उसमें रखा जाता है और फिर हमारा IQ लेवल जो है उसको निकाला जाता है। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट था मेंटल एज का, ये किसके द्वारा दिया गया था, आपको ये बतानी है। फर्स्ट, बिनेट एंड साइमन, सेकंड, गिल्फर्ड, थर्ड, पियाजे, या फोर्थ, थर्स्टन। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट था इट वाज गिवन बाय बिनेट एंड साइमन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बिनेट एंड साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसर्च स्टडीज रिवील दैट इंडॉक्ट्रिनेटिंग चिल्ड्रन इन रिलीजियस क्रीड्स एंड आइडियोलॉजी, कि रिसर्च
करी गई हैं बच्चों के ऊपर और रिसर्च में जो भी स्टडीज़ की गई उनसे पता चला है कि अगर हम बच्चों में बहुत ज़्यादा रिलीजियस क्रीड्स या आइडियोलॉजी के बारे में उनको बताएंगे या ज़बरदस्ती उनको ये चीज़ें पढ़ाएंगे तो क्या होगा बच्चों के साथ, ये आपको बताना है। स्टूडेंट्स से KVS 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट, मेड नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर, कि बच्चों में कोई भी सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर में ज़्यादा कोई चेंज नहीं आया। सेकेंड, प्रोड्यूस्ड अ ड्रास्टिक रिडक्शन इन क्राइम्स, कि क्राइम्स में जो है वो एक ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ। थर्ड, रिजल्टेड इन 60% इंक्रीज इन सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर, कि जो सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर था उसमें 60% का इंक्रीज हुआ है। या फोर्थ, रिजल्टेड इन अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर, कि जो सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर था उसमें जो है काफ़ी सारा जो सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है बच्चों में। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता दूं कि अगर हम बच्चों को बहुत ज़्यादा किसी रिलीजियस चीज़ के बारे में बताएंगे, एक ही धर्म के बारे में उनको पढ़ाएंगे, तो वो सिर्फ अपने ही धर्म के लोगों को पसंद करेंगे, अपने ही धर्म की चीज़ों को पसंद करेंगे, हर एक चीज़ वो अपने धर्म को ही ऊपर रखेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि सोसाइटी में जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके साथ जो है वो अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे, उनके मन में कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के लोगों के प्रति जो है वो एक तरह से नफ़रत पैदा होगी, इस तरह की उनके अंदर फीलिंग आएगी। तो जिससे क्या होगा कि उनका जो सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर है वो कम हो जाएगा। तो अगर हम बच्चों के साथ रिलीजियस क्रीड्स की और आइडियोलॉजीज़ की बात करेंगे तो उनका जो सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट देख पा रहे हैं हम कि रिजल्टेड इन अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट वॉज डेवलप्ड बाय, कि जो हमारा इंटेलिजेंस कोशेंट था वो IQ का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने डेवलप करा था? फर्स्ट टर्न, सेकेंड रीड, थर्ड टर्मन या फोर्थ कैटल। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि स्टर्न वो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने IQ कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज स्टर्न। क्वेश्चन नंबर 239 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के बारे में इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सीटेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस देख लेते हैं। सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, कि जो सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है, कि जो हमारी सोसाइटी और कल्चर का जो प्रभाव पड़ता है एक बच्चे पर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके डेवलपमेंट में। बी, डेवलपमेंट इज़ यूनिडाइमेंशनल, की जो डेवलपमेंट है वो एक ही डायमेंशन में होती है, यानी कि अगर हम फिजिकल की बात करें तो वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट सिर्फ फिजिकली होती है, उसके अलावा और कोई तरह की डेवलपमेंट होती ही नहीं है। इस तरह से डेवलपमेंट इज़ यूनिडाइमेंशनल। सी, डेवलपमेंट इज़ लीनियर, कि जो डेवलपमेंट है वो लीनियर है, कि वो एक स्ट्रेट पाथ में चलती है। डी, डेवलपमेंट बिगिंस एंड एंड्स एट बर्थ, कि डेवलपमेंट जो है वो बर्थ के टाइम पे ही शुरू होती है और बर्थ के टाइम पे ही ख़त्म हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए ही जो है वो करेक्ट है, क्योंकि हमने भी अपनी साइकोलॉजी सीरीज़ में पढ़ा है कि डेवलपमेंट इज़ स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ रॉन्ग। B is development is unidimensional, which is also wrong because development is multidimensional, जिसमें कि हमारी सोशल डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, फिजिकल डेवलपमेंट होती है, इमोशनल, मॉरल, सोशल, बहुत तरह की डेवलपमेंट होती है। सो बी ऑप्शन भी रॉन्ग है एंड डी ऑप्शन भी रॉन्ग है, क्योंकि हमने पढ़ा था डेवलपमेंट जो है वो थ्रू आउट लाइफ चलती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। मॉन्टेसरी मेथड एम्फेसाइज ऑन, कि जो मॉन्टेसरी मेथड है वो किसके ऊपर एम्फेसाइज करता है? फर्स्ट, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, सेकंड, लर्निंग क्राफ्ट्स, थर्ड, ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल इवेंट्स या फोर्थ, राइटिंग, रीडिंग एंड अरिथमेटिक। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मॉन्टेसरी मेथड जो था उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी सेंसेस की ट्रेनिंग हो जाती है, क्योंकि मॉन्टेसरी मेथड में मॉन्टेसरी जो साइकोलॉजिस्ट थी उन्होंने क्या कहा था कि बच्चों को जो है वो ओपनली स्पेस उनको प्रोवाइड करी जानी चाहिए, उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, जैसे उनका मन करे वैसे वो घूम फिर के यहाँ वहाँ खेल सकते हैं और अपना पढ़ सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि उनकी सेंसेस जो है वो डेवलप हो जाती हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस।
ओके स्टूडेंट्स, तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, आपका कोई भी डाउट या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।